Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about monetary policy. Let's find out what it is. मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानने के लिए स्टेट बैंक की वेबसाइट ही सबसे अच्छा रिसोर्स रेफरेंस है। इस वेबसाइट पे बहुत ही क्लियर वर्डेड पैराग्राफ्स में ये नरेट किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। जस्ट इन फ्यू पैराग्राफ्स द होल स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड। अगर आप ये डिटेल्स पढ़ के इनका मतलब समझ सकते हैं तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट। बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या बातें लिखी हुई हैं तो यू शुड सिट बैक एंड वॉच केयरफुली एंड पे अटेंशन। इस वीडियो को एंड तक देखकर आप इन पैराग्राफ्स को दोबारा ज़रूर पढ़ें, आपको ये बहुत ही मीनिंगफुल लगेंगे, आई एश्योर यू। मॉनेटरी पॉलिसी इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके साथ जुड़े हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें जिन दूसरी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो ये हैं: स्टेट बैंक पॉलिसी रेट, स्टेट बैंक टारगेट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी रेट। ये एक ही रेट के डिफरेंट नाम हैं और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इंटर बैंक ऑफर रेट क्या होता है और किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन क्या होती है। इन सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म और इसके साथ कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस की लिंकेज पता हो। सो लेट्स स्टार्ट द रियल टॉक। टेक्निकलिटीज़ में जाने से पहले आपको दो बातों पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप इसको हमारी डिस्कशन का प्री रेक्विजिट भी कह सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज़ कि देयर आर थ्री फ्रेंड्स हुज नेम्स आर डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। ये एक दूसरे के कम्बिनेशन में कैसे बिहेव करते हैं ये आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। सप्लाई को चेंज करने से प्राइस पे इम्पैक्ट आता है। अगर हम किसी भी चीज़ की डिमांड को कांस्टेंट रखें और सप्लाई को बढ़ा दें तो प्राइस रिड्यूस हो जाती है, और अगर सप्लाई को रिड्यूस कर दें तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये प्राइस ड्रिवन हो तो प्राइस को चेंज करने का डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। अगर हम सप्लाई को कांस्टेंट रखें और प्राइस को रिड्यूस कर दें तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस को बढ़ा दें तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब यही रिलेशनशिप बिल्कुल उल्टा हो जाता है अगर प्राइस डिमांड ड्रिवन हो जाए। डिमांड की इंक्रीज होने से प्राइस बढ़ जाती है और डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस रिड्यूस हो जाती है। Second thing to understand is an example narrated in a story format. There is a beautiful passenger bus driven by a skilled professional driver. ये बस हाईवे पे जा रही है, स्मूथ रोड है, सफ़र बेहतरीन गुजर रहा है, पैसेंजर्स भी सीनरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अचानक इस हाईवे पे एक ब्रोकन पैच आ जाता है। अब इस बस ड्राइवर के पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि बस जिस स्पीड पे चल रही है इसके मोमेंटम को ख़राब ना करे, बस को इन खड्डों के हवाले कर दे, बस का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और पैसेंजर्स का भी हुलिया बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर ये एक प्रोफेशनल और समझदार ड्राइवर है तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे ही वो रोड कंडीशन को असेस करे तो टाइमली ब्रेक सप्लाई करे, बस को थोड़ा सा मैनूवर करे और स्मूथली व्हीकल को इस टेम्पररी कंडीशन से निकाल के स्मूथ रोड पे ले आए। इन दोनों तरीकों में से आपके ख्याल में बेहतर कौन सा होगा? ऑब्वियसली यू विल से कि सेकंड स्ट्रेटजी वाज बेटर, क्योंकि रोड बम्प्स तो अपनी जगह हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे। बस को इस सिचुएशन से अच्छे तरीके से गुजरने की ज़रूरत है। अगर ड्राइवर टाइमली एक्ट नहीं करेगा तो उसी रोड बम्प का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा और बस को और पैसेंजर्स को डैमेज करेगा। नाउ इमेजिन करें कि ये बस इकोनॉमी है और जो रास्ते में स्पीड बम्प था ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को मेनली डिमांड और सप्लाई गैप की वजह से होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। इस इकोनॉमी की बस के रास्ते में इन्फ्लेशन आने की वजह ना तो ये बस है, ना इसका ड्राइवर और ना ही इसके पैसेंजर्स। लेट्स नाउ अज्यूम कि बस का ड्राइवर इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि जब इन्फ्लेशन होती देखे तो कुछ ऐसे इकदामात करे जिससे आने वाली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बढ़ ना जाए। स्टेट बैंक इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से तो नहीं बचा सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डिमांड सप्लाई की वजह से,
लेकिन इन्फ्लेशन के मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि अगर स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है तो फिर इन्फ्लेशन होती क्यों है। स्टेट बैंक सिर्फ इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को वर्स होने से बचा सकता है। आफ्टर दीज 2 पॉइंट्स नाउ वी कम टू आवर डिस्कशन ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग। इस स्क्रीन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का पार्ट इज़ ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट यानी हुकूमत पाकिस्तान का ख़जाना, एंड लोअर पार्ट इज़ इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे हुकूमत खर्च करेगी, इसके लिए हर साल बजट बनाया जाता है। बजट डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि पैसे कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे और कहाँ पे खर्च किए जाएंगे और कितने खर्च किए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की आमदन ज़्यादा हो और अखराजात कम हो तो वी आर हैविंग अ सरप्लस। हुकूमत बड़े आराम से आवाम को सारी सहूलियात फराहम कर सकेगी। बट हेयर वी आर नॉट टेलिंग अ फेरी टेल, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव अ record ऑफ स्पेंडिंग मोर देन वी अर्न। रिजल्ट इज़ कि बजट में खसारा होता है। इसको बजट डेफिसिट कहते हैं। गवर्नमेंट की आमदन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा सोर्स टैक्सेस हैं। टैक्सेस से जब एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो सकते तो फिर गवर्नमेंट को लोन या ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है। लोन वापस करना होता है और ग्रांट साहिब इस्तात मुल्क हमें दे देते हैं जो वापस नहीं करनी होती। लोन डोमेस्टिक बैंक से भी लिया जा सकता है। इसको आप डोमेस्टिक बोरिंग कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के बैंक से लिया जाता है और गवर्नमेंट पाकिस्तानी बैंक से ये कर्जा उठाती है। डोमेस्टिक बोरिंग से काम ना चले तो फिर किसी इंटरनेशनल डोनर की मिन्नत समाजत करनी पड़ती है और फिर उसकी बताई गई शराइत के ऊपर कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन इस सारे पैसे को आखिर एंड पे करना क्या है? करना तो खर्च ही है। वो एक्सपेंसेस यूजुअली किन चीज़ों पे होते हैं? वैसे तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जनरली एंड ब्रॉडली स्पीकिंग जो खर्चे किए जाते हैं वो गुड्स, सर्विसेज, सैलरीज, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं। एंड रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के नतीजे में पैसे इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाते हैं। जब ये पैसे इकोनॉमी में आ जाते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन से देयर इज एन इंक्रीज इन मनी ग्रोथ इन इकोनॉमी। जबकि दूसरी तरफ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई तो लिमिटेड है। हुकूमत का खर्चा ज़्यादा करने से किसी भी चीज़ की सप्लाई में इजाफा नहीं होता। द नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस मनी इंजेक्शन इज़ कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं बिकॉज नाउ टू मच मनी इज़ फॉलोइंग टू फ्यू गुड्स। दिस प्राइस हाइक इज़ नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट बैंक की खुद की रिसर्च और इकोनॉमिक डाटा का एनालिसिस ये बताता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी ग्रोथ। मतलब ये कि इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। इसी सिचुएशन में स्टेट बैंक क्या करता है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू मार्क फ्यू वर्ड्स हेयर बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी यूजिंग दैम शॉर्टली। स्टेट बैंक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी रेट को चेंज करता है और दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को OMO एब्रीविएट किया जाता है। डोंट वरी एंड कीप वॉचिंग, अभी आपको ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये 2 टर्म्स इतनी गहरी हैं कि इसी में मॉनेटरी पॉलिसी की सारी अंडरस्टैंडिंग छुपी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वजूद में आया था। दिस एक्ट इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। इस एक्ट के पहले पैराग्राफ में स्टेट बैंक को बनाने की रीज़न लिखी हुई है। इट टेल्स अस 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक। फर्स्ट वन इज domestic price stability and second one is stability of financial system. Word stability का opposite volatility होता है। Volatility से मुराद abrupt movement of prices है। इसका मतलब ये कि अगर prices zigzag manner में अप डाउन हो रही हैं तो स्टेट बैंक को चाहिए कि वो ऐसा ना होने दे। ख़ास तौर पे इस बात को अंडरस्टैंड करें कि स्टेट बैंक का ऐसा कोई काम नहीं है कि वो प्राइसेस को बढ़ने ही ना दे। स्टेबिलिटी इंश्योर करने का मतलब फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन को रोकना है। नाउ वी विल ट्राई टू नो कि इन्फ्लेशन होती किस वजह से है। देयर इज़ अ ब्रीफ लिस्ट अवेलेबल। इन सारी रीजंस को अगर ड्रिल डाउन किया जाए तो एंड रिजल्ट यही होगा कि डिमांड सप्लाई गैप की वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है।
इवन कि अगर आप लास्ट रीजन को देखें तो वो भी डिमांड सप्लाई का गैप ही है। इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब देयर इज अ ग्रोथ इन मनी सप्लाई which increases purchasing power of people, which again leads to conclusion that supply of commodities is less than demand of commodities. ग्रोथ इन मनी सप्लाई की बहुत बड़ी वजह हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि बजट का खसारा। इस खसारे के नतीजे में होने वाली एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरिंग भी एक्सेसिव मनी सप्लाई का बायस बनती है। नाउ वी कम बैक टू आवर इकोनॉमी साइड डिस्कशन। स्टेट बैंक रेगुलेटर है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। एट फेस ऑफ इट बैंक्स के बिजनेस काफ़ी सादा दिखाई देते हैं। वी विल डाइव इनटू इट एंड एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स डायमेंशंस। बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है? पहला सोर्स तो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इक्विटी में कंट्रीब्यूट किया है, और दूसरा सोर्स डिपॉजिटर्स हैं, यानी कि बैंक के पास अकाउंट खुलवाया और पैसे रखवाए। बैंक ने इसी पैसे से लैंडिंग करनी होती है। डिपॉजिटर को कुछ मार्कअप ऑफर किया जाता है, लेट्स अज्यूम इट इज़ 20%। ये मार्कअप या सूद बैंक का खर्चा होता है और डिपॉजिटर की इनकम। बोरोअर को भी मार्कअप चार्ज किया जाता है, लेट्स से इट इज़ 23%। बैंक जब कर्ज देता है तो ज़्यादा मार्कअप चार्ज करता है, यानी डिफरेंस ऑफ मार्कअप बैंक का प्रॉफिट होता है। अगर बैंक के पास कुछ सरप्लस पैसे हैं तो वो ऐसा कर सकता है कि किसी दूसरे बैंक के पास वो पैसे रखा दे। ये इंटरबैंक मार्केट होती है और बैंक एक दूसरे को पैसा देते भी हैं और एक दूसरे से पैसे लेते भी हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कैश नीड्स। ये दोनों बैंक्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से जितना मर्जी मार्कअप डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब डिपॉजिटर को नहीं पता कि इंटरबैंक मार्केट में कोई और बैंक ज़्यादा मार्कअप ऑफर कर रहा है और इसका बैंक इससे पैसे लेकर दूसरे बैंक के पास पैसे रखवा रहा है। सो इस मैकेनिज्म में एक प्रॉब्लम है कि डिपॉजिटर को कोई आइडिया नहीं है। इसी तरह लेंडिंग के केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपके बैंक आपको लोन देने के लिए इंटरबैंक मार्केट से कम रेट पे फंड्स ले आए और आपको ज़्यादा रेट पे लोन दे दे। इंटरबैंक रेट भी दो बैंक्स आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करते हैं और ये रेट्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। बैंक के कस्टमर्स को ये नहीं पता कि इंटरबैंक मार्केट में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आपके बैंक को भी नहीं पता कि इंटरबैंक मार्केट में बाकी दूसरे बैंक किस रेट पे एक दूसरे को फंड दे रहे हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए स्टेट बैंक ने साल 2004 में डिसाइड किया कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बेंचमार्किंग की जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और इंटरबैंक मार्केट और बैंक के क्लाइंट की ट्रांजैक्शंस आपस में कंसिस्टेंट हों। इसके लिए काइबर को बेंचमार्क रेट माना जाएगा। काइबर की कैलकुलेशन का मैकेनिज्म भी डिवाइस किया गया। सो होगा ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन और फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों मिल बैठेंगे और हर रोज़ बैंक्स से बिड रेट और ऑफर रेट पूछेंगे। बिड रेट ये है कि बैंक किस मार्कअप पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को तैयार है। ऑफर रेट ये है कि बैंक किस मार्कअप रेट पे लोन देने को तैयार है। ऑब्वियसली लैंडिंग का मार्कअप रेट ज़्यादा होता है, इसलिए ऑफर रेट इज़ ऑलवेज हायर देन द बिड रेट। बैंक से ये कोटेशन ले ली जाती हैं। ये कोटेशन जब आ जाती हैं तो इनमें से हाईएस्ट एंड लोएस्ट कोटेशन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बाकी जो कोटेशंस बच जाती हैं उनका फिर एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। जो ये एवरेज रेट आता है इसको उस दिन का कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं। इसको काइबर एब्रीविएट किया जाता है। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ डिपिक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ काइबर। इसकी माइन्यूट डिटेल्स पे अभी हम बात नहीं कर रहे। काइबर डिफरेंट टर्म्स के लिए फाइंड आउट किया जाता है, जिसकी डिटेल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हर रोज़ सुबह 11 बजे इसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने की जिम्मेदारी फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन की है, लेकिन ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। इंटरबैंक मार्केट में बैंक्स अब एक दूसरे को ट्रांजैक्शन काइबर पे करेंगे। इस पैसे के लेन देन के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सो यू कैन नॉट से कि इट्स अ सिक्योर्ड बोरिंग एंड लैंडिंग। पैसों की वापसी में डिफ़ॉल्ट की सूरत में दूसरे बैंक के पास कोई कोलेटरल नहीं होंगे कि उनको बेच कर वो अपना नुकसान पूरा कर सके। काइबर पे कोई लिमिट भी नहीं होती, यानी इट कैन गो एज हाई एंड एज लो एज इट कुड।
Its movement depends on demand and availability of funds. Now we come to the benchmarking side. ये क्या होती है? जैसे हमने ये कहा था कि डिपॉजिटर को 20% पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और लेंडर से 23% पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो रेट ऑफ मार्कअप को तो स्टेट बैंक ने किसी भी तरह पाबंद नहीं किया हुआ। वो आप मार्केट में डिसाइड करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह बेहतर चलेगा, लेकिन अब आप 20% और 23% नहीं बोलेंगे अपने कस्टमर को, बल्कि ये बोलेंगे कि काइबर प्लस 2% मार्कअप दिया जाएगा और काइबर प्लस 3% मार्कअप लिया जाएगा। इससे कस्टमर्स को क्लियरली पता चलेगा कि इंटर बैंक मार्केट में रेट क्या चल रहा है और आपका बैंक उससे कितना कम या कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है या आपको दे रहा है। ऐसा करने से 3 ऑब्जेक्टिव्स हासिल होंगे। नंबर 1, कस्टमर को ये अवेयरनेस मिल जाएगी कि बैंक कितना प्रॉफिट मार्जिन से आपको लोन दे रहा है या आपसे ले रहा है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सारे सिस्टम में। एंड नंबर 3, क्योंकि अब डिपॉजिट और लैंडिंग प्रोडक्ट्स की प्राइस लिंक हो गई है इंटरबैंक मार्केट के साथ, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी पूरे सिस्टम में। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है, वो है वॉलेटिलिटी। काइबर चूंकि मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट होता है, इसलिए इसकी मूवमेंट भी किसी के हाथ में नहीं होती। जो मार्केट में फंड्स की डिमांड सप्लाई कंडीशन होगी, ये उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। स्टेट बैंक इसको स्टेबल रखने की कोशिश करेगा और स्टेट बैंक इसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि बैंक्स को फंड सप्लाई करता है या उनसे फंड्स वापस ले लेता है। अभी इसकी डिटेल भी आ जाएगी कि ये कैसे होता है। सो अब हम ज़रा रिकॉल करते हैं स्टेट बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इस रोल को समझने के लिए अब हम दोबारा बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ वापस आते हैं और इसका एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं। बैंक्स के पास पैसे हैं, लेकिन हर बैंक के पास एक जितने पैसे नहीं हैं। किसी के पास कम है और किसी के पास ज़्यादा। स्टेट बैंक ने लिक्विडिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स बना रखी हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट SLR। अगर बैंक के पास पैसे कम हैं तो फिर फौरन पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। ये पैसे किसी दूसरे बैंक से लिए जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही ज़बानी कलामी 2 बैंकों के दरमियान नहीं होती। इसके लिए मनी मार्केट अवेलेबल है, जिसमें ज़्यादा पैसे वाले बैंक अपना पैसा ले आते हैं और कम पैसे वाले बैंक वहाँ से पैसा लेने आ जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे दे रहा होगा, लेकिन मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन करके। मनी मार्केट का ट्रांजैक्शन फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हम अभी सिर्फ 2 बैंक्स को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से बैंक 2 के पास पैसे हैं और बैंक 3 के पास पैसे नहीं हैं, उसको पैसे चाहिए। सो जिसको पैसे चाहिए हैं वो अपना एसेट लेकर आएगा, जो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIBs और ट्रेजरी बिल्स T-बिल्स। बैंक 3 इनको सेल करेगा, लेकिन एक ख़ास टर्म के बाद वापस ख़रीदने का एग्रीमेंट भी करेगा। इसको रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं। रीपरचेज एग्रीमेंट हमेशा ओरिजिनल सेल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे किया जाता है। सो पहली ट्रांजैक्शन में PIBs और T-बिल्स बैंक 2 को मिल जाएंगे और बैंक 3 को पैसे मिल जाएंगे। बैंक 3 अपना काम चला लेगा और रीपरचेज की डेट आने पे पैसे अरेंज करेगा ताकि अपने PIBs और T-बिल्स वापस ले ले। इस दौरान में 100 रुपये अपने पास इस्तेमाल करेगा और 10 रुपये का मार्कअप साथ मिलाकर वो वापस करेगा। ये ट्रांजैक्शन एक सिक्योर ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि अगर बैंक 3 डिफ़ॉल्ट करता तो बैंक 2 के पास PIBs और T-बिल्स थे, वो इनको सेल करके अपना नुकसान पूरा कर सकता था। इस ट्रांजैक्शन को बैंक 3 के लिए रेपो कहा जाता है। रेपो इज एब्रीविएशन ऑफ रीपरचेज। और इसी ट्रांजैक्शन को बैंक 2 के लिए रिवर्स रेपो कहा जाता है। रेपो एंड रिवर्स रेपो एक ही ट्रांजैक्शन के 2 नाम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल और परचेज एक ट्रांजैक्शन के 2 नाम हैं। डिपेंड करता है कि आप ट्रांजैक्शन के किस साइड पे हो। अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए परचेज है, और अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए वही ट्रांजैक्शन सेल कहलाएगी। इसी तरह मनी मार्केट में जिस बैंक ने लैंडिंग की है उसने रिवर्स रेपो किया है, और जिस बैंक ने बोरिंग की है उसने रेपो किया है। इस ट्रांजैक्शन का एक मार्कअप रेट था, दैट वाज 10%, यानी रीपरचेज एग्रीमेंट 10% ज़्यादा का था।
एज कंपेयर टू फर्स्ट सेल। इस मार्कअप रेट का भी एक नाम है, इसको ओवरनाइट रेपो रेट कहते हैं। इस टर्म को ख़ास तौर पे नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओवरनाइट रेपो रेट विल बी सेम फॉर वन रेपो एंड इट्स रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। ये हर रोज़ डिफरेंट हो सकता है बिकॉज जस्ट लाइक काइबर दिस रेट इज़ ऑल्सो मार्केट ड्रिवन। फंड्स की डिमांड सप्लाई से ये फ्लक्चुएट होता है। अब हम यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं वो रेपो की पोजीशन पे होते हैं, और जिन बैंक्स के पास पैसे होते हैं वो रिवर्स रेपो की पोजीशन पे होते हैं। एक दिन में रेपो और रिवर्स रेपो की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं डिफरेंट बैंक्स के दरमियान, और हर दो बैंक्स आपस के म्यूचुअल नेगोशिएशन से रेपो और रिवर्स रेपो का रेट डिसाइड करते हैं, डेफिनेटली आफ्टर सम नेगोशिएशन। हर रोज़ स्टेट बैंक इन ट्रांजैक्शंस का वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करता है और इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी करता है। इसको वेटेड एवरेज ओवरनाइट रेपो रेट कहते हैं। इस मनी मार्केट में स्टेट बैंक भी इंटरवीन करता है। स्टेट बैंक भी यहाँ पे रेपो या रिवर्स रेपो करने आता है और ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म भी वही होता है, यानी कि सारी बोरिंग और लैंडिंग सिक्योर्ड होती है अगेंस्ट PIBs एंड टी बिल्स। हर 15 दिन बाद फ्राइडे को स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता है। स्टेट बैंक की इस इंटरवेंशन को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, इसको OMO एब्रीविएट किया जाता है। स्टेट बैंक ये देखता है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी है या ज्यादती है। अगर बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हैं तो स्टेट बैंक रेपो पोजीशन लेता है। इसको मॉप अप ऑपरेशन कहते हैं। बैंक्स के पास चूंकि फंड सरप्लस होते हैं, इसका मतलब है कि फंड्स आइडल पड़े हैं, उधार लेने वाले कम हैं और आसानी से बैंक्स ये पैसे किसी भी काम के किसी भी मार्कअप पे, कम से कम मार्कअप पे देने को तैयार हो जाएंगे। सो स्टेट बैंक लोएस्ट पॉसिबल रेट पे फंड्स ले लेता है। इस रेट को SBP ओवरनाइट रेपो रेट कहते हैं। प्लीज नोट दिस टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑपोजिट अगर बैंकिंग सिस्टम में फंड्स की कमी हो तो स्टेट बैंक रिवर्स रेपो पोजीशन लेता है, यानी कि अब ये बैंक्स को लोन दे रहा होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्कअप चार्ज करेगा क्योंकि अब उधार देने वालों की कमी है। इस मार्कअप को SBP ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। SBP रिवर्स रेपो रेट हमेशा SBP रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे रुको ज़रा, सब्र करो, ध्यान से देखें इस पिक्चर को और इन तीनों रेट्स में फ़र्क अंडरस्टैंड करें। SBP ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट, ये वो मार्कअप रेट है जो स्टेट बैंक ने मार्कअप लिया दूसरे बैंक से, और ये हाईएस्ट मार्कअप रेट होता है। सेकंड इज ओवरनाइट रेपो रेट, ये रेट बैंक्स ने एक दूसरे को चार्ज किया है और उन सारे रेट्स का ये एवरेज है। थर्ड इज SBP ओवरनाइट रेपो रेट, ये लोएस्ट मार्कअप रेट है जो स्टेट बैंक ने दिया है किसी बैंक को जिससे उसने पैसे उठाए थे। इन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट वोलेटिलिटी पार्ट एंड स्टेट बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। वेटेड एवरेज ओवरनाइट रेपो रेट वोलेटाइल हो सकता है और इसमें एब्रप्ट फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। इसको स्मूथ रखने के लिए स्टेट बैंक एक रेगुलेटर होने की हैसियत से दो लिमिट्स लगा देता है। अपर लिमिट इज कॉल्ड कैप एंड इज शोन बाय दिस ग्रीन लाइन। लोअर लिमिट is called floor and is shown by this blue line. This setup is called interest rate corridor. बैंक्स जब मनी मार्केट में रेपो एंड रिवर्स रेपो करने आते हैं तो उनको कैप से ज़्यादा या फ्लोर से कम मार्कअप पे डील करने की इजाज़त नहीं होती। रिजल्ट इसका ये होता है कि वेटेड एवरेज ओवरनाइट रेपो रेट अब फ्लक्चुएट तो करता है लेकिन वो इस कॉरिडोर से बाहर नहीं जा सकता। ये जो अपर लिमिट स्टेट बैंक ने लगाई थी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड SBP ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट, यानी स्टेट बैंक जब रिवर्स रेपो के थ्रू इंटरवेंशन करेगा तब खुद भी इसी रेट को फॉलो करेगा।
और ये जो लोअर लिमिट स्टेट बैंक ने लगाई थी, दिस इज कॉल्ड SBP ओवरनाइट रेपो रेट, यानी स्टेट बैंक जब रेपो के थ्रू इंटरवेंशन करेगा तब खुद भी इसी रेट को फॉलो करेगा। इस कॉरिडोर के बिल्कुल सेंटर में जो डॉटेड लाइन है, दिस इज कॉल्ड SBP पॉलिसी रेट। इसको टारगेट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ये वही रेट है जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते हुए बताता है। कान खोलकर दिमाग हाजिर करके एक बात अच्छी तरह यहाँ पे समझ लें कि पॉलिसी रेट और टारगेट रेट कोई मार्कअप रेट या इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ना तो इस रेट पे किसी को कोई पैसे दिए जाते हैं, ना ही लिए जाते हैं। ये रेट किसी को भी मार्कअप के तौर पे चार्ज नहीं किया जाता। ये तो बस एक रेट है जिससे इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर डिफाइन होता है। इस रेट के 1% अबव कैप होता है और 1% बिलो फ्लोर होता है। अगर स्टेट बैंक ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट विल बी 20%, तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर का कैप 21% होगा और फ्लोर 19% होगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी से पॉलिसी रेट आता है जो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर बना देता है और फिर मनी मार्केट उस कॉरिडोर में ऑपरेट करती है। ये तो हो गया वोलेटिलिटी का सोल्यूशन, यानी कि स्टेबिलिटी। प्लीज कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स आई एम शोइंग यू नाउ। First, how State Bank influences money supply in banking system. स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करता है। मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर तो समझ आ गया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि पॉलिसी रेट से मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट हो जाती है। इसको फुली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ज़रा कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। साल 2009 में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर इंट्रोड्यूस किया था। इस कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना था। इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर के लिए कैप और फ्लोर बनाया गया। कैप विल बी SBP रिवर्स रेपो रेट एंड फ्लोर विल बी SBP रेपो रेट। कैप और फ्लोर के दरमियान जो गैप होता है उसे विड्थ ऑफ कॉरिडोर कहते हैं। इस सर्कुलर के मुताबिक विड्थ ऑफ कॉरिडोर स्टेट बैंक टाइम टू टाइम बताता रहेगा। इसके बाद साल 2013 में इस कॉरिडोर की विड्थ को 250 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया। फॉर दोज हु डोंट नो कि ये बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, दिस इज सिंपली 1 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 0.01%। तो 250 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हुआ 2.5%। कॉरिडोर के कैप और फ्लोर में भी इतना ही गैप नजर आता है। कैप इज 9.5% एंड फ्लोर इज 7%। साल 2015 में वोलेटिलिटी को और रिड्यूस करने के लिए स्टेट बैंक ने इस कॉरिडोर को और ज़्यादा नैरो कर दिया। इट वॉज रिड्यूस फ्रॉम 250 बेसिस पॉइंट्स टू 200 बेसिस पॉइंट्स। परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 2% विड्थ बनती है। ये कैप और फ्लोर में नज़र भी आता है। कैप इज 7% एंड फ्लोर इज 5%। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल हिस्टोरिकल डाटा को अगर देखें तो आपको ओवरनाइट रेपो रेट की वॉलेटिलिटी कम होती नजर आएगी। अगस्त 2009 से पहले तक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। अगस्त 2009 के बाद कॉरिडोर इंट्रोड्यूस हो गया जिसकी विड्थ 300 बेसिस पॉइंट्स थी। फरवरी 2013 के बाद ये विड्थ 250 बेसिस पॉइंट्स कर दी गई। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि कॉरिडोर इंट्रोड्यूस होने के बाद वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो गई है और कॉरिडोर नैरो होने के बाद और भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। अब ज़रा इस सेकंड ग्राफ को ऑब्जर्व करें। जो सेंटर में फ्लक्चुएटिंग लाइन है, दिस इज वेटेड एवरेज ओवरनाइट रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक्स आपस की डिमांड सप्लाई से नेगोशिएट कर रहे हैं। टॉप की ब्लू लाइन इज कैप ऑफ कॉरिडोर विच इज SBP रिवर्स रेपो रेट। बॉटम की ग्रीन लाइन इज फ्लोर ऑफ कॉरिडोर विच इज SBP रेपो रेट। सेंटर की डॉटेड लाइन मॉनेटरी पॉलिसी रेट है। इसको पॉलिसी रेट या टारगेट रेट भी कहते हैं। इस रेट पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि ये कॉरिडोर को डिफाइन करने के काम आता है। डॉटेड लाइन जहाँ जहाँ फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते वक्त इस रेट को कम या ज़्यादा किया है। स्टेट बैंक कोशिश करता है कि वेटेड एवरेज रेट को टारगेट रेट के नज़दीक रखे, और ऐसा करने के लिए या तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा इंजेक्ट किया जाता है रिवर्स रेपो के ज़रिए,
ताकि बैंकिंग सिस्टम में फंड्स अवेलेबल होने की वजह से वेटेड एवरेज रेट नीचे आ जाए, या फिर बैंकिंग सिस्टम से पैसा ले लिया जाता है रेपो के ज़रिए, ताकि बैंकिंग सिस्टम में फंड्स की शॉर्टेज की वजह से वेटेड एवरेज रेट बढ़ना शुरू हो जाए। साल 2023 में स्टेट बैंक ने कॉरिडोर को और भी नैरो कर दिया। इट्स विड्थ इज नाउ 200 बेसिस पॉइंट्स, यानी परसेंटेज टर्म्स में बोलें तो 2%। पॉलिसी रेट से 1% अबव विल बी एसबीपी रिवर्स रेपो रेट एंड 1% बिलो विल बी रेपो रेट। सो नाउ आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा कि वेटेड एवरेज रेपो रेट कॉरिडोर में ही क्यों रहता है और ज़्यादा वोलेटाइल भी क्यों नहीं होता। यहाँ तक डिस्कशन के बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ वी मूव टू आवर मोर इंटरेस्टिंग एरिया विच इज़ एनालिसिस एंड लिंकेज ऑफ ऑल दीज आइटम्स। सो वी हैव अ रेपो मार्केट इन विच बैंक्स कैन बोरो एंड लैंड सिक्योरली। इस रेपो मार्केट से पहले हमारे पास इंटर बैंक मार्केट है, where banks can borrow and lend unsecured amounts at KIBOR rate of interest. स्टार्ट हमने गवर्नमेंट के बजट से किया था कि गवर्नमेंट को अपने ओवर एक्सपेंसिव बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये डोमेस्टिक बोरिंग गवर्नमेंट को पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इस बोरिंग फैसिलिटी को हासिल करने के बाद गवर्नमेंट एक्सपेंस इनकर करती है, जिससे इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में मनी ग्रोथ इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। बट सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ लिमिटेड होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। दिस इज़ फर्स्ट राउंड ऑफ इन्फ्लेशन। इसको अगर हम अपनी बस वाली एग्जांपल से रिलेट करें तो ये वो पॉइंट है जब बस रोड बम्प्स के नज़दीक पहुंच चुकी है। इस फर्स्ट राउंड के एंड रिजल्ट ये है कि बैंकिंग सिस्टम के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया है पैसा। इस शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से इंटर बैंक मार्केट से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है और इस प्रेशर की वजह से काइबर इंक्रीज हो जाता है। इंटर बैंक मार्केट से पैसा ना मिलने के बाद बैंक्स रेपो मार्केट का रुख करते हैं। फंड की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वेटेड एवरेज रेपो रेट भी इंक्रीज हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में फंड्स की शॉर्टेज को देखते हुए स्टेट बैंक मनी मार्केट में इंटरवीन करता है। आपको याद होगा कि इस इंटरवेंशन को ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। फंड्स इंजेक्ट करने के लिए स्टेट बैंक रिवर्स रेपो करेगा, लेकिन इकोनॉमी की इस कंडीशन में जहां इन्फ्लेशन रिड्यूस होने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, स्टेट बैंक का रिवर्स रेपो करना नुकसानदेह होगा। ये ऐसे ही है कि बस ड्राइवर बस को उसी रफ्तार से स्पीड बम्प्स के हवाले कर दे। देखें ज़रा होगा क्या। क्योंकि वेटेड एवरेज रेपो रेट ऑलरेडी कैप को टच कर रहा है और स्टेट बैंक बैंकिंग सिस्टम को मज़ीद पैसे देने लगा है उसी रेट पे, क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक का रिवर्स रेपो रेट और वेटेड एवरेज रेपो रेट तकरीबन बराबर हो चुके हैं। अगर स्टेट बैंक बैंकिंग सिस्टम को पैसे दे देगा तो गवर्नमेंट फिर खुले हाथ से बोरिंग कर लेगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर खुले हाथ से स्पेंडिंग कर देगी। नतीजा ये होगा कि इकोनॉमी में मज़ीद मनी ग्रोथ नजर आएगी। इसलिए स्टेट बैंक ऐसा नहीं करेगा, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिकंसिडर करेगा। स्टेट बैंक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि इकोनॉमी को अभी स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बस ड्राइवर ने बस को स्लो किया था ताकि नुकसान मज़ीद ना हो। रिजल्टेंटली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते वक्त पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और अब आपके लिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि पॉलिसी रेट या मॉनेटरी पॉलिसी रेट या टारगेट रेट को इंक्रीज करने से क्या होता है। जी बिल्कुल सही, इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे वेटेड एवरेज रेट मज़ीद ऊपर मूव कर सकता है, क्योंकि गुंजाइश मिल गई है, जो कैप है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। इसकी वजह से बैंक्स को फंड्स चाहे एक दूसरे से लेने हों या स्टेट बैंक की इंटरवेंशन के ज़रिए मिलें, वो फंड्स एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। सो बैंकिंग सिस्टम के पास फंड्स तो आ जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव फंड्स होते हैं। रिजल्टेंटली बैंक्स गवर्नमेंट को भी ज़्यादा मार्कअप चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब वो खुले हाथ से लोन लेना मुनासिब नहीं समझते।
और फिर खुले हाथ से खर्च करना भी मुश्किल नज़र आता है गवर्नमेंट को, क्योंकि बैंक से ज़्यादा मार्कअप डिमांड कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को अपनी बोरिंग स्क्वीज करनी पड़ती है। बोरिंग रिड्यूस होने की वजह से एक्सपेंडिचर भी मजबूरन रिड्यूस करना पड़ता है। रिजल्टेंटली इकोनॉमी की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अब चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से बोरिंग रिड्यूस हो गई है तो बैंकिंग सिस्टम पे भी प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। डिमांड ऑफ फंड्स रिड्यूस होने की वजह से वेटेड एवरेज रेपो रेट और काइबर भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो जाते हैं। जब ये दोनों रेट्स कॉरिडोर के फ्लोर के नज़दीक आने लगते हैं तो स्टेट बैंक दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी को रीकंसिडर करता है और पॉलिसी रेट को रिड्यूस करके उसको मज़ीद कम कर देता है, जिससे इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर नीचे आ जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा स्पीड अप होनी शुरू हो जाती है। आप यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेट बैंक की इन्फ्लेशन के बारे में एक्सपेक्टेशन पॉलिसी रेट में नज़र आती है। अगर पॉलिसी रेट इंक्रीज किया है स्टेट बैंक ने तो इसका मतलब स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन विल प्रिवेल इन फ्यूचर, और अगर पॉलिसी रेट रिड्यूस किया है तो इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन विल रिड्यूस इन फ्यूचर। इस सारी कहानी को 7 स्टेप्स में समराइज करते हैं। स्टेप 1, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। स्टेप 2, रिडक्शन ऑफ फंड्स इन बैंकिंग सिस्टम। स्टेप 3, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स काइबर विल इंक्रीज। स्टेप 4, due to shortage of funds, weighted average repo rate increase. Step 5, State Bank revised its policy rate and announced it in monetary policy statement. Step 6, funds with banking system became expensive. And step 7, government reduced its borrowing and expense, and that's it. अब आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कितनी कॉम्प्लेक्स साइंस थी जो हमने समझी है, हमें समझने में इतनी मुश्किल हुई है। सोचें स्टेट बैंक को इम्प्लीमेंट करने में कितना चैलेंज नज़र आता होगा। लेकिन इस सारे काम का रिजल्ट क्या निकलता है ये किसी को नहीं पता। स्टेट बैंक खुद ये समझता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब स्टेट बैंक की वेबसाइट पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए ग्रीक एंड लैटिन नहीं होगी, बल्कि आप इसको समझ के इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और उससे कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।